हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 का टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, आपका सेमिस्टर 3 में दो चैप्टर्स है, एक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड दूसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में हम बिल्कुल एकदम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका नोट्स आपको 1 बाय 1 नोट्स बिल्कुल आपको समझाएंगे। इसको अगर आप समझ लीजिएगा या आप उसको कॉपी करके रखिएगा तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाले हैं क्लास सेमिस्टर 3 उसके लिए बहुत हेल्प मिल जाएगा। हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं। बहुत ज़्यादा ये थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा है, इसके बाद ये मैथमेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा है। तो आज हमारा ये डिस्कशन में थियोरेटिकल पार्ट ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के आधार पर आपका MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, चलिए हम एकदम शुरू से आपका पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे। आप हमारे साथ साथ में करते रहिए, अपना कॉपी में इसको लिखते रहिए और इसी को याद रखेंगे तो आपको जो भी MCQ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चले हमारे साथ साथ में आप लोग भी करते रहिए। चलिए फर्स्ट क्या बोला गया, देखिए जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स जो है उसका बेसिस क्या है, चार्जेबिलिटी का बेसिस क्या है। आपको पहले तो याद ये रखना है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का जो चार्जेस का बेसिस है उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 45(1). यहाँ से भी आपको MCQ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, देखिए क्या बोला गया है, द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इन इंडिया इज प्राइमरीली गवर्न्ड बाय सेक्शन 45(1). ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स 1961। क्लियर, समझ में आया। अब इसका की कंडीशन, कुछ कंडीशन है जिसके आधार पे हम इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर लेंगे। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने से इसको हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स मानेंगे, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, फॉर कैपिटल गेन्स टू बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45 द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट। जो कंडीशन यहाँ इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको फुलफिल करना है, तभी जाके आपको ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़े। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ ए कैपिटल एसेट्स। क्या बोला गया है, द एसेट्स ट्रांसफर मस्ट क्वालिफाई एज अ कैपिटल एसेट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 214 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 214 में कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया गया है, वो आप बाद में हम भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो कैपिटल एसेट के बारे में सेक्शन 214 में डिस्कस किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा सेक्शन में आपका कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया गया है, ये भी आपका MCQ क्वेश्चन में आएगा। तो जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है जिसके आधार पे हम उसको कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स बोलेंगे, वो जरूर जो सेक्शन 214 में डिस्कस किया गया है कि ये एसेट कैपिटल एसेट है, उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो कैपिटल एसेट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 214 के हिसाब से कैपिटल एसेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर का हिसाब किताब कर रहे हैं उसी प्रीवियस ईयर में जो कैपिटल एसेट अभी हमने बोला है वो जरूर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ट्रांसफर होगा तभी जाके उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है जनरेट करेगा, तो इसलिए ट्रांसफर होना जरूरी है। जो कैपिटल एसेट की हम बात कर रहे हैं उसी प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर हुआ है, मतलब द ट्रांसफर शुड रिजल्ट इन अ प्रॉफिट और गेन ऑफ द एसएससी। मतलब ये जो ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है, उसके कारण प्रॉफिट या गेन जरूर जनरेट होना चाहिए, तब उसको कैपिटल
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस के अंदर पे लेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? ये हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एकदम बिल्कुल इसको पॉइंट वाइज कॉपी करते रहिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला है कि भाई टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में वो एसेट ट्रांसफर होगा उसी ईयर में वो टैक्सेबल गेन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। उसके ट्रांसफर के ऊपर अगर कोई गेन हुआ है तो वो उसी साल में, मतलब उसी प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज अंडर एक्ट, जो भी बताया गया है आपको उसी हिसाब से, मतलब उसी साल में उसी प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर होना चाहिए, उसी जिस ईयर में ही ट्रांसफर होगा उसी ईयर में इसका टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अंदर लिया जाएगा। तो आप देखिए बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी आपको क्लियर हो गया है। हम दोबारा एक बार इस पॉइंट को आपको बोल देते हैं। एक होता है, एक फास्ट क्या बोला गया, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 214 वाइज एग्जिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट जरूर ट्रांसफर होना चाहिए उसी प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, इस ट्रांसफर के थ्रू प्रॉफिट और गेन अराइज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टैक्सेबल इन द प्रीवियस इन द ईयर ऑफ द ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में उसका टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर है उसी प्रीवियस ईयर में उसका टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? ये है बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया है? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अब हम आएंगे कैपिटल एसेट किसको बोला जाता है, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है, हम किसको कैपिटल एसेट बोलेंगे, इसके बारे में अब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं किसको कैपिटल एसेट बोलेंगे। अंडर द इंडियन, देखिए अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 214, जो कि आपको अभी बताया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 214 जो बोला गया है ये आपका एग्जाम में एमसीक्यू आ जाएगा। डिफाइंस द कैपिटल एसेट्स एज एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द टैक्स पेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कनेक्शन टू देयर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो बिजनेस प्रोफेशन के साथ भी अगर वो जुड़े हुए हैं फिर भी उसको क्या किया जाएगा, कैपिटल एसेट बोला जाएगा। अंडर सेक्शन 214 में बोला गया है। अब इसके अंदर क्या क्या एसेट आता है ये आप जानना जरूरी है कि भाई क्या क्या एसेट इसके अंदर आएगा वो देखना पड़ेगा। आप चलिए देखते हैं क्या क्या एसेट इसके अंदर आएगा। इंक्लूशंस इन कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या आइटम आएगा, चलिए देखते हैं एक करके। चलिए फास्ट क्या बोला गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। फास्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूव नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले जा सकते, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्कुल आप लोग ध्यान से इसको नोट करके रखिए क्योंकि इसी के आधार पे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, आपको बार बार हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इमूवेबल मतलब जिसको मूव नहीं कर सकते, तो ये आगे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो कि कैपिटल एसेट के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब जो मूव कर सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, मतलब हम ले जा सकते हैं उसको, जैसे कि ज्वेलरी है ना, व्हीकल्स एंड आर्ट वर्क्स, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल कैपिटल एसेट्स है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट आएगा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है, आपने अकाउंट्स में किए होंगे। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसका वैल्यूज है, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल हो गया, बिजनेस का जो गुडविल है, पेटेंट्स राइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। ये भी आपका कैपिटल एसेट्स है। क्लियर, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स है। नेक्स्ट है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये हो गया आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कैपिटल एसेट के अंदर आता है। तो अब
कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि लैंड, बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, नंबर 1। नेक्स्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि ज्वेलरी, व्हीकल्स, आर्ट वर्क, ये आता है आपका। नेक्स्ट होता है इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपका इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है जो कि कैपिटल एसेट के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 214 में बोला गया है। नेक्स्ट है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर है एंड म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स है, ये आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है जो कि कैपिटल एसेट है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसी के अंदर से आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें कैपिटल एसेट्स कौन सा है ये आपको मार्क करना पड़ेगा, या तो कैपिटल एसेट नहीं है कौन सा, इसमें से मार्क करो। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल, ये जो आपको बताया गया है ये आप बिल्कुल लिख के इसको याद करके रखिए, सब एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा आपका, इस रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएगा। चलिए फिर आगे बढ़े, समझ में आ रहा है भाई? चलिए, अगर बोरिंग भी लगे थोड़ा, ठीक है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, फिर भी पढ़ो। देखो क्या बोला गया, एसेट्स नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। कुछ एसेट्स है लेकिन उसको हम कैपिटल एसेट के हिसाब से अंडर सेक्शन 214 में नहीं लिया गया है। कौन सा ऐसे एसेट्स है जिसको हम एसेट्स है लेकिन उसको हम कैपिटल गेन के हिसाब से, मतलब 214 के सेक्शन के हिसाब से एसेट्स नहीं मानते। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है। एसेट्स है लेकिन फिर भी उसको एसेट के हिसाब से हम नहीं मानेंगे। कौन है भाई ऐसे? नंबर 1 देखिए, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि एसेट्स लाइक एसेट्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस के लिए रखें या प्रोफेशन के लिए जो चीज़ रखे हैं, सच एज इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक जो है, ऑफ रॉ मटेरियल्स आर एक्सक्लूडेड, ये आपका कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आता है। कौन सा? स्टॉक इन ट्रेड या कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल जो कि आपके बिजनेस के पर्पस में रखा हुआ है। प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर सेल्स टैक्स्ड एज अ इनकम, बिजनेस इनकम, नॉट कैपिटल गेन्स। जो स्टॉक आपने रखा था उसको अगर बेच के आपको प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट आपका बिजनेस प्रॉफिट में आएगा, नॉट अंडर कैपिटल गेन्स। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो स्टॉक इन ट्रेड आपका बिजनेस के लिए रखा हुआ है या कंज्यूमेबल या रॉ मटेरियल रखा हुआ है, वो आपका सेल करने के बाद जो प्रॉफिट अर्न होगा वो बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, वो कैपिटल गेन्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनल इफेक्ट। ये पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, जो प्रॉपर्टी मूवेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, पर्सनली हम लोग उसको यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि मूवेबल आइटम्स हेल्ड पर्सनल यूज, टैक्स पेयर और देयर डिपेंडेंट्स फैमिली जो यूज करते हैं उसको, मतलब वो टैक्स पेयर जो है वो भी हो सकता है, उसका डिपेंडेंट जैसे उसके बेटे हो गया, मिसेस हो गया, जो भी उसका डिपेंडेंट पर्सन है, वो अगर यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल इफेक्ट। तो ये इसके अंदर क्या क्या आता है, एग्जाम्पल क्या है, पर्सनल इफेक्ट के अंदर कौन सा आइटम आता है, आप इसको ध्यान से देखिए और कॉपी में जरूर उतार लीजिए बेटा, ये बहुत काम आएगा आपको। चलिए, एक आता है क्लॉथिंग, एक क्लॉथिंग आता है, दूसरा आता है फर्नीचर, नेक्स्ट पर्सनल व्हीकल्स, जो आप पर्सनल इधर उधर जाने के लिए आप पर्सनल व्हीकल्स अपने घर में रखे हुए हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो घर में आपका टीवी है, फ्रिज है, ये सब जो चीज़ है, ये आपका पर्सनल इफेक्ट के अंदर आता है, इसलिए इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। मतलब ये जो आइटम्स आप देख रहे हैं, ये जो आइटम्स है, ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। क्लियर, समझ में आया? चलिए, अब देखिए जो कैपिटल एसेट नहीं, जो आपने पर्सनल इफेक्ट के बारे में बताया आपको, जो पर्सनल इफेक्ट के बारे में आपको बताया, इसमें से कुछ आइटम ऐसे ही है वो पर्सनली हम लोग यूज करते हैं लेकिन उसको पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं लिया जाता है, मतलब उसको कैपिटल एसेट की तरह माना जाता है। मतलब ये जो पर्सनल इफेक्ट के बारे में हमने बताया, इसका कुछ एक्सेप्शन है, हर आइटम को पर्सनल इफेक्ट में नहीं लिया जाता है। हम लोग पर्सनल यूज करते हैं लेकिन फिर भी उसको पर्सनल इफेक्ट के अंदर
नहीं लिया जाता है। ऐसे कौन सा आइटम है भाई, वो भी आपको याद कर रखना पड़ेगा। ये जो टैक्सेशन है ना भाई, टैक्सेशन का जो है, टैक्स में बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ आपको याद करके रखना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा आइटम आपको याद करके रखना पड़ेगा, लेकिन ईजी है भाई, थोड़ा याद करो और फटाफट आंसर करो, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया है। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसीडर्ड पर्सनल इफेक्ट एंड आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। देखिए कुछ पर्सनल इफेक्ट नहीं लिया जाएगा, जो आइटम्स है जो कि हम लोग यूज़ भी करते हैं, फिर भी पर्सनली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, फिर भी उसको कैपिटल एसेट ही मानते हैं, उसको पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं लेते हैं। कौन सा आइटम है भाई, देखते हैं। अब देखो कौन सा आइटम है। एक होता है ज्वेलरी जो गोल्ड से या प्लाटिनम से या सिल्वर से बना हुआ जो ज्वेलरीज है, उसको हम कैपिटल एसेट के अंदर नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, इसको कैपिटल एसेट के अंदर लेंगे, मतलब ये पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं आता है, ये कैपिटल एसेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट होता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, जो होता है वो भी आपका कैपिटल एसेट होगा, ये पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट होता है ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी आर्ट वर्क जो होगा वो भी आपका पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो आपका कैपिटल एसेट के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। ये सब आपको बिल्कुल याद करके रखना है और कॉपी में उतार के रखना है, क्योंकि कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, दोबारा हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर याद आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर भूल जाएंगे फिर दोबारा देख लेंगे, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट और क्या है, जैसे कि कैपिटल एसेट नहीं है, एसेट से, लेकिन उसको कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं, ऐसे और कौन सा आइटम है। ऐसे आइटम हैं आपके पास, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एरियाज, इन द रूरल एरियाज, गांव में, मतलब रूरल एरिया, शहर से ज़्यादा दूर, कहीं दूर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो अगर हम सेल करते हैं, उसको कैपिटल एसेट से हिसाब से नहीं माना जाता है। तो देखते हैं कौन सा एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं फिर। चलिए क्या बोला गया है, बोला गया एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सक्लूडेड, स्पेसिफिकली लैंड लोकेटेड, कहाँ लोकेशन, मतलब कहाँ रहने से उसको हम कैपिटल एसेट के हिसाब से नहीं लेंगे। ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका MCQ आएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के कितने बाहर होने से, विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर, जिस एरिया में, जिस कैंटोनमेंट बोर्ड में या म्यूनिसिपैलिटी में 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस एरिया का बियॉन्ड ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, रेंजिंग फ्रॉम 2 to 8 किलोमीटर्स फ्रॉम सच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के साइज के वाइज 2 से 8 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक जो बाहर जो रहेगा, उसको हम एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। और जो वो लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, उसके बाहर अगर होगा। लेकिन वो अगर अंदर होगा, इतना डिस्टेंस से अगर अंदर होता है, तो फिर उसको कैपिटल एसेट के हिसाब से माना जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आया हमारा सर्टेन गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स है जो कि हम नॉर्मली उसको एसेट तो मानते ही हैं, लेकिन सेक्शन 214 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में जो एसेट का डेफिनेशन दिया गया है, उस हिसाब से उसको हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। कौन सा ऐसे है, जैसे 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, इसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980, ये सब आपका कैपिटल एसेट नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना है, इसी के आधार पे क्वेश्चन होगा भाई। स्पेशल बेयरर बॉन्ड 1991, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मेंशन स्कीम 2015,
ठीक है। मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इसको भी आपका क्या नहीं किया जाएगा, इसको भी आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब ये कैपिटल एसेट्स के बाहर है। ये एसेट्स है लेकिन ये फिर भी कैपिटल एसेट नहीं है अंडर सेक्शन 214 के हिसाब से। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर। तो आपका देखिए 4 टाइप का आइटम जो है वो कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आता है, मतलब कैपिटल एसेट्स है लेकिन फिर भी नहीं आता है। एक होता है आपका स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल्स। दो नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट, आपको बताया पर्सनल इफेक्ट कौन सा है, और उसका भी एक्सेप्शन भी है। कुछ पर्सनल इफेक्ट में पर्सनली यूज़ करते हैं फिर भी वो कैपिटल एसेट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, जो कि आपको अभी बताया गया है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज, वो भी आपका कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट होता है सर्टेन गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स जो है और सर्टिफिकेट्स, वो भी आपका कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आता है। तो ये आप आइटम आप थोड़ा देख लीजिए, आप लिख भी सकते हैं अपना कॉपी में तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाले हैं। चले फिर हम आगे बढ़े, चलते हैं फिर, चलिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किए हैं, हमने 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कितना टाइम हमने उसको अपने हाथ में होल्ड करके रखा, मतलब ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे हाथ में कितना दिन रहा, कितना साल रहा, कितना महीना रहा, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पे हमने कैपिटल एसेट्स को डिवाइड किया है 2 कैटेगरी में। ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्लियर, समझ में आया। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम किसको बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, देखिए STCA कौन सा है, द एसेट्स, द कैपिटल एसेट्स is considered short term if it's held as a period not exceeding the specified duration the before in the transfer। क्या है देखिए, कौन सा यहाँ मेंशन किया गया है, आइटम वाइज मेंशन किया है। जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड है, ये जो है इसको बोला जाता है लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो इसके केस में क्या होगा, हेल्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, हेल्ड फॉर 12 मंथ्स और लेस, 12 महीना या उससे कम टाइम हमारे हाथ में वो रहेगा, मतलब 12 मंथ या उससे कम टाइम के लिए अगर वो एसेट्स हमारे हाथ में रहेगा ट्रांसफ़र करने से पहले तक, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन से केस में, लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में जो एसेट हम 12 महीना या उससे कम टाइम हमारे हाथ में रखेंगे सेल करने से पहले, मतलब ट्रांसफर करने से पहले, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट होता है अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जो अनलिस्टेड शेयर्स है या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, अनलिस्टेड शेयर मतलब जो लिस्टेड कंपनी का शेयर्स नहीं है, और दूसरा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब जो प्रॉपर्टीज मूव नहीं कर सकते, जैसे मकान को आप उठा के कहीं ले जा नहीं सकते, है ना, जो बिल्डिंग है उसको या लैंड जो है उसको उठा के आप कहीं ले जा नहीं सकते, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो इसलिए वो जो आइटम है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या जो भी अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, ये इसके लिए आपका जो टाइम बाउंडिंग है वो 24 मंथ्स, जो कि 12 महीना था, वो यहाँ हो जाएगा कितना, 24 मंथ्स या उससे कम, मतलब 24 महीना मैक्सिमम या उससे कम टाइम के लिए अगर आपके पास वो एसेट रहा तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, जो यहाँ 12 मंथ्स का है वो यहाँ हो गया आपका 24 मंथ्स। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए आपका 12 महीना या उससे कम आपके पास रहना चाहिए, और अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में क्या होगा, 24 मंथ्स या उससे कम टाइम आपके पास रहेगा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया।
नेक्स्ट हम आते हैं अदर एसेट्स। इसके अलावा जो भी एसेट्स है जिसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे, इसके अलावा ये दो आइटम जो बताया गया ऊपर में, इन दोनों मतलब ये और ये, इन दोनों को छोड़ के जो अदर जो कैपिटल एसेट्स होगा उसके केस में क्या होगा, वो होगा 36 मंथ्स या उससे कम टाइम के लिए अगर हमारे हाथ में होगा, 36 महीना या उससे कम टाइम के लिए हमारे हाथ में होगा, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हमने एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करके बताया कि बहुत ज़्यादा थ्योरी बना के आपको नहीं बोला, पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करके बताया जहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जैसे कि आपको अभी बताया गया है, शॉर्ट टर्म जहाँ रुक जाते हैं वहाँ से लॉन्ग टर्म स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो है आपका, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स दैट आर हेल्ड बाय द टैक्स पेयर a period exceeding the specified duration depending on the type of the assets before the transfer of the sold। अब देखिए कौन सा आइटम के लिए क्या क्या टाइम दिया गया वो बताते हैं। फिर पहले जैसे कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए, जैसे सिक्योरिटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये जो आइटम आपको बताया गया है, इसके लिए कितना, मोर देन 12 मंथ्स, लेस 12 या 12 से कम होता तो शॉर्ट टर्म होता, तो 12 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए 12 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा। ये 12 मंथ से अगर ओवर होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, ठीक है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में 12 महीने से ज़्यादा अगर आपके पास वो एसेट्स होल्ड करते हैं, फिर आप अपने पास रखते हैं, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में क्या होगा, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, इसके केस में क्या होगा, 24 मंथ से ज़्यादा टाइम आपके पास होना चाहिए, 24 मंथ के ज़्यादा आपके पास वो एसेट्स रहना चाहिए, आपके पोजीशन में रहना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट आता है आपका अदर एसेट्स के लिए, बाकी जो आपको ऊपर में भी बताया गया, अदर एसेट्स के लिए क्या होगा, 36 मंथ से ज़्यादा आपके पास वो एसेट्स रहना चाहिए। 36 मंथ्स के ऊपर आपके पास वो एसेट रहेगा तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लियर है बच्चों? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो फिर भी दोबारा हम एक बार इसको बता देते हैं, आपको बता देते हैं दोबारा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए जैसे कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है उसके लिए 12 महीना या उससे कम टाइम के लिए आपके पास रहेगा। अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए क्या होगा, 24 मंथ्स या उससे कम टाइम आपके पास रहेगा। और अदर जो भी इसके अलावा जो भी 214 में जो एसेट्स बताया गया, कैपिटल एसेट बताया गया है, उसके केस में क्या होगा, मतलब ये दोनों छोड़ के बाकी के केस में क्या होगा, 36 मंथ्स या उससे लेस, उससे कम टाइम आपके पास रहेगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। फिर आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, जो कैपिटल एसेट जैसे कि सिक्योरिटीज लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में 12 महीना से ज़्यादा आपके पास रहेगा तो लॉन्ग टर्म है। अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में 24 महीने से ज़्यादा आपके पास है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। और उसके अलावा जो अदर्स एसेट्स है उसके केस में होगा कि वो 36 महीने से ज़्यादा आपके पास है तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? पिक्चर एकदम क्लियर? चलिए फिर और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, हम पिक्चर को और अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं कि इन दोनों में से जो डिफरेंस है उसको अगर आप सामने सामने देखेंगे दोनों को तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे होल्डिंग पीरियड के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। कैसे बताया गया है, देखिए लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अभी जो आपको बताया, लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स होगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, और इसके केस में ग्रेटर देन 12 मंथ्स। ठीक है,
ये जो डिफरेंट जो किया हमने, ये जो डिफरेंस है दोनों, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसको अगर आप अपने पास रख देंगे तरीके से तो आपको बिल्कुल पूरा याद रह जाएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, उसका डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेटर देन 24 मंथ्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म होगा तो ग्रेटर देन 24 मंथ्स। अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स और ये ग्रेटर देन 24 मंथ्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अदर एसेट, इसको छोड़ के जैसे कि गोल्ड हो गया, डेब्ट फंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इसके केस में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स होगा और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 36 मंथ्स। लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेटर देन 36 मंथ्स। क्लियर है बच्चों, ये चार्ट आपको बिल्कुल याद रखेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बिल्कुल याद रह जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़े। आप देखिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का टैक्स ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है। जैसे कि टैक्स ट्रीटमेंट, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जिसको हम बोलते हैं STGC, STCG और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं LTCG। इसमें क्या होता है, टैक्स रेट देखते हैं, टैक्स रेट क्या बताया गया है। इसके केस में STCG के केस में 15% टैक्स, ठीक है, ऑन लिस्टेड इक्विटी एंड अदरवाइज टैक्स एज पर द इनकम टैक्स स्लैब जो होगा उसी हिसाब से होगा। और यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के केस में क्या होगा, 10% फॉर लिस्टेड इक्विटी LTCG एक्सीडिंग 1 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। 20% विथ इंडेक्सेशन फॉर अदर एसेट्स, दूसरा जो एसेट्स है उसके एसेट्स के लिए इंडेक्शन कॉस्ट जोड़ के इंडेक्शन कॉस्ट हिसाब किया जाएगा, मतलब इंडेक्शन कॉस्ट उसका लिया जाएगा, फिर लेस करके उसके बाद जो होगा उसके ऊपर 20% टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये तो यहाँ 15%, यहाँ दोनों में डिवाइड किया गया है। लिस्टेड इक्विटी शेयर LTCG जिसका 1 लाख के ऊपर अगर होता है तो 10% होगा और नॉर्मली जो होता है बाकी जो अदर्स है विद इंडेक्शन कॉस्ट उसमें एडजस्ट करेंगे करके उसके ऊपर 20% क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। ठीक है, इंडेक्शन बेनिफिट, देखिए इंडेक्शन बेनिफिट शॉर्ट टर्म में नहीं अवेलेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में अवेलेबल है, सिर्फ एक्सेप्ट इक्विटी शेयर छोड़ के बाकी जो भी एसेट्स है उसके लिए लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्शन बेनिफिट्स मिलेगा लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। इंडेक्शन बेनिफिट मतलब क्या होता है वो आपको बाद में हम बताएंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडेक्शन कॉस्ट वगैरह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट होता है एक्सेप्शन 54, 54A, 54EC, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि शेयर्स होल्ड सोल्ड विद इन 12 मंथ्स या प्रॉपर्टी सोल्ड विद इन 2 ईयर्स, वेयर एज यहाँ पे शेयर आपका 1 ईयर के अंदर ही, मतलब आपने 1 साल या उससे कम टाइम रखा, या लैंड के केस में 2 साल या उससे कम उससे ज़्यादा उस 1 साल या उस 1 साल से ज़्यादा आपके पास रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के केस में। शेयर के केस में, लैंड के केस में 2 साल से ज़्यादा आपके पास होना चाहिए और अदर्स जैसे कि गोल्ड हो गया ये आपके पास मोर देन और ओवर देन 3 ईयर्स आपके पास होना चाहिए, तब जाके हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? आपको जरूर ये वीडियो समझ में आया है, आपको हेल्प मिलेगा जरूर, आपको पता चलेगा जब आप MCQ सॉल्व करने बैठेंगे तब आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्प मिला इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला, आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है और दोस्तों को इसको शेयर करके जरूर भेजना है क्योंकि उसको भी फायदा देना चाहिए आपको, है ना। इस बार आपका फर्स्ट टाइम 3rd सेम एग्जाम होने वाले हैं MCQ सिस्टम में, आपका एग्जाम ऐसे पहले था नहीं सिस्टम, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई भी करना पड़ेगा, दोस्तों को भी हेल्प करना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से पढ़े। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने वीडियो अपलोड करे तुरंत वो आपके पास पहुंच जाए और आपको भी हेल्प मिले, आपका दोस्त को भी इसका फ़ायदा मिले। तो ये वीडियो में हमने आधा लगभग चैप्टर ख़त्म किए हैं, दूसरे वीडियो में हम इसका जो आधा पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ इस पार्ट में कुछ नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको उसमें कुछ साम्स भी है, वो साम्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जो कि साम्स के हिसाब से आपका MCQ क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग
पढ़ाई करते रहिए और हमारा चैनल जो है उसको फॉलो करते रहिए, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।